कोरिलेशन क्या होता है और मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, इन्हें समझने के बाद आज नंबर आता है मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन का। जब हम बात कोरिलेशन की करते हैं तो देखिए दोनों लेते हैं हम, इसमें आपका जो है पार्शियल कोरिलेशन भी आता है और मल्टीपल कोरिलेशन भी आता है। ठीक है, पार्शियल कोरिलेशन में हम क्या कर लेते हैं कि दो वेरिएबल, जैसे कि मैंने बताया था, मान लीजिए x1 है और x2 है, एक तीसरा वेरिएबल मैं x3 ले लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि एक को कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लीजिए हमने x3 को कांस्टेंट कर दिया और x1 और x2 के बीच में कोरिलेशन निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड R12.3 यानी कि पार्शियल कोरिलेशन। partial correlation between x1 and x2 keeping x3 constant। दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा था, दिस इज ये जो मैंने लिखा है ये है पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा कि जब हम कोरिलेशन इस तरह से निकाल रहे हैं कि एक वेरिएबल को तो हम कर दें कि डिपेंडेंट, यानी कि उस पर इम्पैक्ट देखना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डिमांड पर इम्पैक्ट देखना है, और अब किसी चीज को कांस्टेंट नहीं रख रहे, बाकी जितने भी वेरिएबल उन सब का कंबाइंड इम्पैक्ट देखना है। किसका देखना है? x2 का और x3 का। जहां x2 मान लीजिए प्राइस है, x3 मान लीजिए जो आपके कंज्यूमर है उसकी इनकम है, तो इसका अगर कंबाइंड इम्पैक्ट देखना है, ठीक है, दीज और कोड जिनका इम्पैक्ट देखना उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो कोरिलेशन निकाला जाता है इसे बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन ये कितने भी आगे लेवल तक हो सकता है, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल तक, 4 वेरिएबल कांस्टेंट जो है जिनका इम्पैक्ट देखना है। मतलब ऐसे ही हो सकता है R1.2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं, बट अपना जो सिलेबस है, ठीक है, मैनुअली करने के लिए R1.23 तक है, इतना ही कर लेंगे वही काफी है, बाकी तो सारा सिस्टम से होता है। तो मैं आपको बात कर रहा था, बता रहा था कि रिग्रेशन की हम बात कर रहे हैं। अब कोरिलेशन में तो दोनों चीजें पढ़ी जाती है, पार्शियल कोरिलेशन भी और मल्टीपल कोरिलेशन भी, लेकिन अगर मैं बात रिग्रेशन की करूंगा तो यहाँ केवल मल्टीपल रिग्रेशन है, पार्शियल रिग्रेशन नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, रिग्रेशन केवल मल्टीपल होगा। ऐसा क्यों? कि भाई अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा वेरिएबल्स आपके पास हैं, x1 है, x2 है, x3 है, अब अगर आपको इनमें से किसी एक को एस्टिमेट करना है, x1 को एस्टिमेट करना है, तो x2 और x3 दोनों का इम्पैक्ट उस पर देखना ही पड़ेगा, तभी x1 का प्रॉपर फोरकास्टिंग कर सकते हो। इसी तरह से अगर x2 को एस्टिमेट करना है तो x1 और x3 दोनों का इम्पैक्ट आपको देखना ही पड़ेगा, और ठीक इसी तरह से x3 के लिए। तो पहली बात तो आप अपने माइंड में ये बैठा लें कि जब हम मल्टीपल रिग्रेशन, जब हम रिग्रेशन की बात करेंगे तो या तो हम सिंपल रिग्रेशन पढ़ेंगे या फिर ये मल्टीपल रिग्रेशन होगा। ठीक है, अब अपने ट्राई वेरिएट, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम सिर्फ 3 वेरिएबल्स तक की बात करेंगे जब हम मैनुअल कैलकुलेशन जब तक हम कर रहे हैं तब तक। तो इस मैनुअल कैलकुलेशन में अपने 3 वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि आप इसको x, y, z लिखते थे, और कल हमने आपको बताया था कि आप इसको x1, x2 और x3 लिखें, ये ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो अब इस हिसाब से आप देखिए, जिस वेरिएबल्स को हमें कंप्यूट करना होगा, एस्टिमेट करना होगा, वो होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। हम सिंपल रिग्रेशन में ये बात अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जिस वेरिएबल्स को हम एस्टिमेट करने वाले हैं वो कहलाता है डिपेंडेंट, और बाकी जो वेरिएबल्स हमें दे रखे होते हैं उसके लिए उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूँ कि आप मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन लिखिए जरा, कौन कौन सी हो सकती है, तो कौन सी बनेगी? मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशंस, एक बनेगी x1 ऑन x2 एंड x3, एक इक्वेशन तो ये बनेगी x1 ऑन x2 एंड x3। इसका मतलब क्या है? यहाँ x1 होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, x2 और x3 होंगे इंडिपेंडेंट, यानी कि x1 हमें कंप्यूट करना है, फोरकास्ट करना है, और x2 और x3 हमें गिवन होंगे।
तो अगर x2 x3 गिवन है, x1 को फोरकास्ट करना है, प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3, ठीक है। ठीक इसी तरह से जो अगर आपको मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपको एस्टिमेट करना है रिग्रेशन इक्वेशन x2 एस्टिमेट करने के लिए कहता हूं मैं आपसे, ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन x2 एस्टिमेट करिए, जबकि x1 और x3 गिवन है, तो रिग्रेशन इक्वेशन x2 ऑन x1 एंड x3 ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। यहाँ अब x2 तो हो जाएगा डिपेंडेंट और बाकी x1 x3 हो जाएंगे इंडिपेंडेंट, और इसी तरह से एक इक्वेशन बन जाएगी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x3 ऑन x1 एंड x2। अगर x1 और x2 आपको दे रखे हो तो x3 कितना होगा ये फोरकास्ट करना है, तो ये रिग्रेशन इक्वेशन x3 ऑन x1 एंड x2 कहलाएगी। तो इस तरह से 3 मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन हो सकती है एक ट्राईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो अब क्वेश्चन होता है कि ये इक्वेशन किस तरह से तो ड्रॉ की जाती है और किस तरह से इनसे फोरकास्टिंग की जाती है, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम हम समझेंगे कि ये रिग्रेशन इक्वेशन बनाई कैसे जाती है, ड्रॉ कैसे की जाती है, ठीक है। तो यहाँ से अपना काम एक तरह से शुरू होता है मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशंस कैसे ड्रॉ करें। तो अब देखिए यहाँ मैं शुरुआत कर रहा हूं एक्चुअल मीन से डेविएशन लेकर जो मेथड होता है, ठीक है, वी आर टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड यही है। आप एक इसको भी अच्छे से समझ लेते हो तो कोई आप सारे क्वेश्चंस लगभग कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डेविएशन एक्चुअल मीन से कैसे डेविएशन लेंगे, हम x1 जो है ना पहला अपना वेरिएबल, उसमें से पहले वेरिएबल का ही मीन घटा देंगे, x1 माइनस x बार 1, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसको हम स्मॉल x1 लिखेंगे, ठीक है, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। अभी तक हम कर रहे थे ना स्मॉल x स्मॉल y यूज कर रहे थे, स्मॉल x का मतलब x माइनस x बार, स्मॉल y का मतलब y माइनस y बार। ठीक इसी तरह से मैं कहूँगा x2 में से आप x2 का मीन घटा देना तो स्मॉल x2 बन जाएगा, और ऐसे ही आप x3 में से x बार 3 लेस कर देना तो ये स्मॉल x3 बन जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म्स अब हम आगे यूज करने वाले हैं इक्वेशन में। अब आपको समझना क्या है, रिग्रेशन में हमने समझा था, सिंपल रिग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, पहले हमने समझा था कि रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y बनती कैसे है ना। x ऑन y का याद दिलाऊं मैं आपको, आपने कैसे बनाई थी, x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई y माइनस वाई बार, कुछ इस तरह से इक्वेशन आपने बनाई थी। तो पहले तो आपने इक्वेशन बनानी सीखी थी, फिर आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे निकलता है वो सीखा था। अब वही काम आपको यहाँ पर भी सीखना है, यहाँ आपकी रिग्रेशन कैसे बनेगी और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कैसे बनेंगे। तो अब आइए यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने लिखा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3, और अगर आप नोट कर सकें तो साथ साथ मेरे नोट कर लें, और भी अच्छी बात है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो अब देखो करना कैसे है। अब यहाँ देखिए दो वेरिएबल्स आपके पास इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए दो रिग्रेशन कोफिशिएंट आएंगे, ये बात ध्यान रखना। जैसे x ऑन y में सिर्फ x था और y था तो एक रिग्रेशन कोफिशिएंट बनता था आपका। अब यहाँ x1 है x2 और x3 पर, तो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट होंगे। अगर x1 हो x2 x3 और x4 पर तो तीन रिग्रेशन कोफिशिएंट बनेंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह से रिग्रेशन इक्वेशन कोफिशिएंट्स आपके आते चले जाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से समझो कि रिग्रेशन इक्वेशन कैसे लिखनी है। x1 स्मॉल x1, हम एक्चुअल मीन से डेविएशन ले रहे हैं ना, तो x माइनस एक्स बार लिखा करते थे, अब वो x माइनस एक्स बार की जगह में सीधा स्मॉल x1 लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि छोटा हो जाए, लंबा ना लगे, आपको समझ में आ जाए आसानी से, ठीक है।
इक्वल टू, अब ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट को बी से डिनोट करते हैं, आप बी एक्स वाई और बी वाई एक्स लिखते आ रहे हो, ठीक है, वही नोटेशन है, पर मैं अभी आगे कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने बी लिख दिया, आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा। अब जरा बड़े ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब ये डिपेंड किस पर है, x2 पर और x3 पर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्मॉल x2, यहाँ मैंने लिख दिया स्मॉल x3, एक स्मॉल x3, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये b है, ये b, अब इनको कैसे लिखना है ये जरा बड़े ध्यान से समझना। तो कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन है, ये रिग्रेशन इक्वेशन है x1 की x2 और x3 पर, ठीक है, 1 की 2 और 3 पर। तो 1 ऊपर, 1 है डिपेंडेंट, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो तो आगे रहेगा ही रहेगा, b1, और इसमें भी क्या लिखेंगे b1, ये तो आना ही आना है, ये बड़े ध्यान से समझना है, वरना आप एक चीज समझ लो, अगर आप ये चीज नहीं समझते हैं तो 3 रिग्रेशन इक्वेशन हो जाएंगे, और हर रिग्रेशन इक्वेशन में 2-2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो जाएंगे, यानी कि 3 2 जा 6 आपको याद करने पड़ेंगे, और समझ गए तो एक बार में सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो अब यहाँ आपने लिखा b1, ठीक है। अब यहाँ देखो जो आपने क्या लिखा है यहाँ x2, दूसरे नंबर पर लिखो वो चीज जो आपने यहाँ x2 जो आपने वेरिएबल यहाँ डाला है, यानी कि b1 2, ठीक है, और यहाँ आएगा b1 3, ठीक है। और अब बच क्या गया, उसको डॉट लगा के लिख दो, पॉइंट, यहाँ 3 बच गया ना 3, ठीक है, और यहाँ बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा पॉइंट 2, ठीक है। मैं फिर से लिख दूं एक बार साफ साफ इसको कि x1 इक्वल टू क्या बनेगा भाई, b12.3, ठीक है, x1 इज इक्वल टू b1, तो आगे रहना ही है 1 और 2.3, ठीक है, और ये x2, ठीक है, 1 आगे रहना ही है क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है, और नंबर दूसरे नंबर पर जो लिख रहे हो वो इससे मैच होना चाहिए, ये ध्यान रखो, प्लस b1 3.2x3, क्या किया है मैंने, 1 तो आगे रहेगा ही रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना, 1 जो है वो तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो तो आगे रखना ही रखना है, ठीक है। बाकी ये 2 इससे मैच होगा, ये 3 इससे मैच होगा, जो आप इसके साथ कर रहे हो, आगे हो जाएगा ये पॉइंट 2, ठीक है। तो इस तरह से रिग्रेशन इक्वेशंस आपको बनानी है। चलिए पहले हम आगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हो बाद में समझेंगे, पहले तीनों रिग्रेशन इक्वेशन ही बना लेते हैं। अब प्रैक्टिस बतौर मैंने कहा रिग्रेशन इक्वेशन लिखो भाई ऑफ x2 ऑन x1 एंड x3, रिग्रेशन इक्वेशन बनाओ भाई x2 की x1 और x3 पर। कैसे बनाएंगे भाई, अब निकालना है हमें x2, ठीक है, इक्वल टू, अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आएगा तो 2 निकालना है, 2 डिपेंडेंट वेरिएबल, तो 2 तो आगे रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 2 तो आगे रहना ही रहना है। आगे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ लिखूंगा मैं x1 लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ 2 1, ठीक है, 0.3, और ये कर दिया मैंने x1, ठीक है। ये दूसरे नंबर पर जो लिख रहे हैं वो इससे मैच होना चाहिए, फिर ये आपको याद करने में सुविधा रहे इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको ये चीजें, ठीक है। अब यहाँ क्या है अब यहाँ x3 लिखना है, b2 3.1, तो यहाँ आ जाएगा अब आपका x3, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करिए, जितनी बार क्वेश्चन करें लिखें। अब इसी तरह से रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x3 निकालिए ऑन x1 एंड x2 करिए, x3, ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब b3, ठीक है, अब यहाँ क्या लिखूं, यहाँ मुझे x1 लिखना है, यहाँ x2 लिखना है, तो b3 1.2, और यहाँ लिख दिया x1, b3 2.1, और यहाँ आ जाएगा x,
ठीक है, तो आपको एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर मैं लिख रहा हूँ B12.3 और B21.3, क्या ये दोनों एक हैं? बिल्कुल भी एक नहीं है, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये पढ़ देखते ही आपको समझ में आना चाहिए। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कौन सा है? ठीक है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है x1 का x2 x3 पर है, और ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है x2 का x1 और x3 पर। इसी तरह से B31.2 लिखूं और B13.2 लिखूं तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट x3 का, ठीक है, 1 और 2 पर, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है x1 का 3 और 2 पर। ठीक है, तो पहला पहला जो पॉइंट इसका जो बता रहा है, पहला नंबर वो बता रहा है कि कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, और बाकी जो दोनों हैं वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। लेकिन इसके साथ लिखा कौन सा जाएगा? जैसे 21.3 है तो इसके साथ कौन सा आएगा? x1। यहाँ जब मैं लिखूंगा इसको इक्वेशन में तो B13.2, तो यहाँ इसके साथ कौन सा x आएगा? x3। यहाँ अगर मुझे लिखना है तो x कौन सा आएगा? यहाँ x2, और यहाँ अगर मुझे लिखना है तो यहाँ आएगा x3। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पहले अच्छे से समझ लें। ठीक, अब फिर से वहीं आगे बढ़ते हैं, दोबारा से वही इक्वेशन पर फिर से पहुंचता हूं मैं। रिग्रेशन इक्वेशन x1 ऑन x2 एंड x3। अब एक इक्वेशन पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अब बार बार हम डाइवर्ट नहीं होंगे, पहले एक को अच्छे से समझेंगे। तो इस इक्वेशन को हमने पहले बनाना सीखा, एक्चुअल मीन से डेरिवेशन लेकर हमने लिखा स्मॉल x1 इक्वल टू है B1, आगे रहेगा 12.3, तो यहाँ x2 आ गया, और प्लस B, ठीक है, आगे क्या आएगा? 1 तो आगे रहे नहीं, 13.2 x3। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, x1 का x2 और x3 पर है तो x1 है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो x1, तो इसी तरह से यहाँ B1, यहाँ B1, ये 1 तो आगे रहना ही रहना। आगे यहाँ आपने 2 लिखा तो इधर x2 आएगा, यहाँ आपने 3 लिखा तो यहाँ x3 आएगा। और यहाँ आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैं बताकर आ रहा हूँ, x1 का मतलब है x1 माइनस x बार 1। ठीक है, स्मॉल x2 का मतलब है x2 माइनस x बार 2, और स्मॉल x3 का मतलब है x3 माइनस x बार 3। ठीक है, ये पूरी फुल फॉर्म है, ये तो हमने शॉर्ट करके लिखा हुआ है। तो अगर इनका एक्चुअल असली पूरा रूप अगर आप इसमें लिखें तो इक्वेशन एक्चुअल में किस तरह की, याद तो ऐसे ही करना भाई, लर्न करने में तो इसी में सुविधा रहेगी। बाकी ये इक्वेशन एक्चुअल में कौन सी है? एक्चुअल में इक्वेशन ये है x1 माइनस x बार 1, फोरकास्टिंग के टाइम यही काम आएगी आपको। ठीक है, इक्वल टू B12.3 x2 माइनस x बार 2, ठीक है, प्लस B13.2, ठीक है, और x3 माइनस x बार 3। ये इसकी फुल फॉर्म है। जब हम इनके मीन रख देंगे और रिग्रेशन कोएफिशिएंट रख देंगे तो हम एस्टिमेट कर पाएंगे। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं उसको मैं बताऊं, इससे पहले मैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बताना चाहूंगा। तो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है, दो को समझ लो, बाकी इसी तरह से बाकियों के भी हो जाएंगे। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैसे निकलते हैं? कई बार तो क्वेश्चन में आपसे सिर्फ यही पूछे जाते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। मल्टीपल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से। तो B12.3 ये एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। और ये 1 ऑन 2 एंड 3 है ना, तो 1 तो समझ लो ऊपर, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इसको कि ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, इसको एक तरह से पार्शियल कोरिलेशन का फॉर्मूला बताया था ना, R12 B
ठीक है, और ये था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर 2 3। जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर देख लें, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो 1 जो आगे रखा है हमने 1 2 लिया, बाकी जो बचे 1 3 और 2 3 पीछे कर दिया। जिनको हमने यहाँ पीछे किया उन्हीं को बारी बारी 1 माइनस आर स्क्वायर 1 3 1 माइनस आर स्क्वायर 2 3। अब यहाँ से इसमें कैसे लिखोगे? न्यूमरेटर तो सेम रहेगा R12, जैसे ये B12.3 है ऐसे ही R12.3 है, तो R12 माइनस R13 R23। नीचे क्या आएगा? एक तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट को हटा देंगे, और दूसरा क्या रहेगा? देखिए ये क्या है? रिग्रेशन इक्वेशन x1 की, इस पर x2 और x3। मोटे तौर पर आम भाषा में यूँ समझ लो कि x1 ऊपर है, x2 और x3 नीचे है। जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा, यानी कि x1 नीचे नहीं आ सकता। तो नीचे क्या बचेगा? सिर्फ 2 और 3, यानी कि 1 वाला हटा दो यहाँ से, सिर्फ क्या बचे? 1 माइनस आर स्क्वायर 2 3। ठीक है, अगला लिखता हूँ मैं, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। B13.2 लिखिए, क्या करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन 1 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 3 मल्टीप्लाई R13 माइनस R12 R23, और नीचे क्या आएगा भाई? अब 1 तो नीचे आ नहीं सकता, ठीक है ना, 1 तो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो 1 माइनस आर स्क्वायर 2 3। तो इस तरह से आप इसे फाइंड आउट कर सकेंगे अपनी पूरी मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से करके भी बताऊंगा, बट अभी कैसे काम करेगी वो मैं आपको समझाता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिनरी मैं अभी लिख रहा हूँ। मान लो मैंने लिखा B12.3 आपने कंप्यूट किया, और मान लो ये 0.5, समझने के लिए वैसे लिख रहा हूँ अपने मन से, और B13.2 आपने कंप्यूट किया, और मान लीजिए ये आ गया 1.2 आ गया। इस तरह से आपने इनको कंप्यूट किया। ठीक है, अब आप आगे कैसे करेंगे? इनको इक्वेशन में पुट कैसे करेंगे? इक्वेशन में पुट आपने किया, इक्वेशन है आपकी x1 इक्वल टू है B12.3 x2, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ आपको याद हो जाए, B13.2 x3। ठीक है, इस इक्वेशन में आप इसको पुट करेंगे एस्टिमेट करने के लिए। x1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा भाई 0.5 x2 प्लस 1.2 x3, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करना है आपको? फिर इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद आप इनकी पूरी जो फॉर्म है उसको खोलेंगे। मान लो आपको आगे एस्टिमेट करने के लिए मैं ये हो दे रहा हूँ कि x बार 1 है भाई 50, x बार 2 ये क्वेश्चन में होंगे, हमें कंप्यूट करने होंगे। एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे ना फुल इंफॉर्मेशन के साथ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो x बार 1 भाई 50 है, x बार 2 है 40, x बार 3 है मान लीजिए 30। और अब मैं कहता हूँ कि भैया इसको पुट करो, एस्टिमेट करते हैं। तो अब यहाँ इसको पहले आप क्या करेंगे? पूरी फुल फॉर्म में ओपन कर दीजिए। x1 माइनस x बार 1 इक्वल टू 0.5 x2 माइनस x बार 2 प्लस 1.2 x3 माइनस x बार 3। और अब क्या करना है? अब यहाँ इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। x1 माइनस x बार 1 कितना है भाई? 50 इक्वल टू 0.5 x2 तो नहीं पता, x बार 3 कितना है भाई? x बार 2 कितना है? 40, फिर 1.2 x3 माइनस x बार 3 कितना है? 30। तो तब इस तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। इसको इस तरह से अगर आपके पास मीन हो तो इस इक्वेशन को वहीं नहीं छोड़ना, यहाँ पर ही नहीं छोड़ना। ठीक है, इसको आगे लेकर आओ और ऐसे बनाकर छोड़िए अगर आपके पास मीन मौजूद हो तो। ये हो जाएगा 0.5 x2, अब कैपिटल X लिखा जाएगा भाई, माइनस 20 प्लस 1.2 x3
माइनस 30 गुना 1.2 कितना हो जाएगा 36। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा भाई x1 माइनस 50 था, ये 50 इधर आकर प्लस और हो जाएगा। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 0.5 x2 प्लस 1.2 x3, और ये देखो कितना आ रहा है 50 प्लस का 20 माइनस का 36 माइनस का यानी कि माइनस के 56 और प्लस के 50 यानी कि माइनस के 6। तो भाई ये तुम्हारी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अगर आपके पास मीन हो तो आपको करना चाहिए यहाँ लाकर छोड़ना चाहिए। x1 इक्वल टू है -6, ठीक है, प्लस 0.5 x2 और प्लस 1.2 x3, ठीक है। और इसमें ये जो 6 है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड, आपको बताया हुआ इंटरसेप्ट। ये क्या है इंटरसेप्ट, यानी कि अगर x2 और x3 दोनों की वैल्यू अगर 0 हो तो x जो आपका है x1 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उस केस में अपना जो x1 है उसकी वैल्यू -6 है, ठीक है। उसके बाद फिर हम जैसे जैसे x2 और x3 की वैल्यू रखेंगे तो इस तरह से इसमें चेंज आता चला जाएगा। अब क्वेश्चन एक स्टेप और आगे जा सकता है। आगे आपसे मैं कहता हूं कि भाई अगर x2 हो मान लो 25 और x3 मान लीजिए हो 40, तो बताओ x1 क्या होगा। तो अब जस्ट इस इक्वेशन में पुट ऑन करना है, आप इसमें रखें पुट करें तो आप इसको एस्टिमेट कर पाएंगे। तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा -6 प्लस 0.5 गुना x2 कितना था 25 दिया हुआ है, प्लस 1.2 गुना ये कितना दिया हुआ है 40 हो जाएगा भाई। तो -6 प्लस ये हो जाएगा 12.5 और प्लस 48। सो कितना आता है भाई, ये सोल्व कर लेते हैं। 48 में 12.5 हमने जोड़ा 60.5 हो गया, 60.5 में से 4 लेस कर दिया तो 54.5। इस तरह से फिर फोरकास्टिंग हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल पूरे कंप्लीट एक तरह से स्टेप मैंने आपको बता दिया कि कंप्लीट क्वेश्चन इसमें किस तरह का बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि समझाने को बस इतना ही कुछ है बहुत कुछ अभी समझने के लिए। अभी तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की भी प्रैक्टिस आपको काफी करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा ऐसे। मैंने स्टेप टू स्टेप आपको बता दिया, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए मैं इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें मैं वो लेता हूँ और आपसे करने के लिए बोलता हूँ। जैसे ये इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में 17 इलस्ट्रेशन है, अगर आपको करनी हो तो R12 ये सिंपल कोरिलेशन दे रखे हैं 0.8। देखो अब यहीं से क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अगर ये दे रखे हैं तो अपना काम आसान है, इससे आगे का काम करना है। ये नहीं दे रखे, पूरी सीरीज दे रखी है तो पहले हमें सारे ये निकालने पड़ेंगे। और यहाँ हमारा जो अब तक हमने बेसिक सीखा है वो सारा हमारे अब काम आने वाला है, ठीक है। R23 अभी इस क्वेश्चन में तो सब कुछ दे रखा है कंप्यूट करके 0.5 है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है 5, ठीक है। अब इसमें मैं आपसे क्या क्या पूछ सकता हूँ। मैंने आपसे कहा कि भाई पहले रिग्रेशन इक्वेशन निकाल कर दिखाओ x1 की ऑन x2 एंड x3 पर। तो यहाँ जब आप ये जो इक्वेशन मैंने बताई आप ये यूज करो तो लिख जरूर दिया करो कि हमने क्या किया, हमने एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हुए लिखा है ताकि उसको समझ में आ जाए कि स्मॉल x का मतलब क्या है। हम लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3 और नीचे जरूर लिख दिया करो टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन से डेविएशन लिखे किया भाई हमने। तो भाई इक्वेशन तो हमें लिखनी आगे होगी। देखो मैं कई बार तो मैं ही रिपीट कर चुका हूँ। x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका पहले रिग्रेशन कोएफिशिएंट बनाना है b1 2.3, तो ये हो जाएगा यहाँ x2, b1 तो आगे रखना है 1 3.2, तो यहाँ हो जाएगा x3। ये अपनी इक्वेशन बनेगी भाई।
अब इसके लिए पहले मुझे निकालना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट B12.3। अभी तो मैंने अपनी तरफ से इमेजिनरी लिया था, अब एक्चुअल फिगर पुट करके निकाल देता हूँ B12.3। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मल्टीप्लाई, आगे रिग्रेशन पार्शियल कोरिलेशन की तरह चलेगा, R12 ठीक है माइनस R13 R23 और नीचे 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 तो आ नहीं सकता, 1 को छोड़कर जो बचा 2 वैल्यू पुट करो भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कितना है अभी बताया 10, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 कितना लिया था हमने 8 ठीक है मल्टीप्लाई R12 कितना था, R12 था 0.8 माइनस R13 कितना था 0.6 और R23 कितना था अपना 0.5 और नीचे 1 माइनस R23 कितना है 0.5 का स्क्वायर। तो इसको भाई आपको सोल्व करना है, सोल्व करने का काम मैं आप पर छोड़ता हूँ, मैं सीधा इसमें से कैलकुलेशन की हुई लिख रहा हूँ 0.833। ऐसी रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स B13.2 आपको निकालना है ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 3 मल्टीप्लाई R13 माइनस R12 इंटू R23 और नीचे आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर 23। पुट करो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 तो 10 ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 देखो ये है 5 मल्टीप्लाई R13 था वही 0.6 माइनस R12 और R23 ठीक है। R12 कितना है अपना, R12 है 0.8 और R1 क्या बच गया अपना 23 सॉरी तो 0.5 और 1 माइनस 0.5 स्क्वायर ठीक है। तो अब चलिए इसको आगे करते हैं, क्या आता है इसमें, ये भी आप कंप्यूट करें, ये तो 2 आ जाएगा और ये वैल्यू आगे की आप सोल्व करें तो ये 0.533 आ जाएगा ठीक है जी। अब अपनी रिग्रेशन इक्वेशन क्या बनेगी, रिग्रेशन इक्वेशन बनेगी x1 इक्वल टू B12.3 जो कि हमने निकाला 0.833 ये x2 आ जाएगा इसके साथ प्लस B13.2 0.533 ये आ जाएगा यहाँ पर x3, ये बन गई अपनी इक्वेशन। अब मैं पूछता हूँ आपसे क्या हम आगे कुछ कर सकते हैं इसमें, भाई इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ना मुझे x बार 1 का पता, ना x बार 2 मुझे दे रखा, ना x बार 3 दे रखा। अगर ये दे रखे होते तो मैं इनकी एक्चुअल वैल्यू पुट करके ब्रैकेट में जो भी बताया था उस तरह से कर देता, और उससे भी आगे अगर आगे मुझे दे रखा होता भी x2 और x3 इतना है तो x1 कितना होगा तो मैं उतना कर देता। तो ये डिपेंड करेगा जितना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी उतना हम आगे चल सकेंगे ठीक है। अब यहीं से ही आगे बढ़ते हुए मैं आपसे कहता हूं कि रिग्रेशन इक्वेशन आप निकालो x2 की x1 और x3 पर फॉर प्रैक्टिस ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई x2 इक्वल टू B23.1 यहाँ x3 आ जाएगा भाई प्लस B21.3 तो यहाँ x1 आ जाएगा भाई ठीक है। मैं इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ इसको सीधा। अब इसका रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी आप बनाना देखो ठीक है, करेंगे आप प्रैक्टिस में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन वही है जो मैंने ऊपर लिखवाया, लेकिन अब करेंगे कैसे, B23.1 निकालना हो तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन 2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 3 मल्टीप्लाई, अब ये R23.1 की तरह मानते चलो R23 माइनस R12 R13 और नीचे क्या आएगा 1 माइनस या 1 2 ये तो एक ही बात है, 2 1 और 1 2 तो एक ही बात है, R12 माइनस R13 R23 ठीक है। लेकिन नीचे देखो B12.3 में भी हमने ऊपर तो यही लिखा था ठीक है, लेकिन नीचे क्या लिखा था 1 माइनस आर स्क्वायर करके वहां
जब 1.12.3 थी तो वो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट, में इसकी बात कर रहा हूँ, भी 12.3 थी तो हम कह रहे थे कि जो आपका ये 1 है डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको नीचे नहीं लाए थे ना, मैं सिर्फ 2 3 लिखा था, और अब यहाँ 2 अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसलिए आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर 1, वैल्यू आप पुट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब इन कंटिन्यूएशन मैं कहता हूँ कि भैया रिग्रेशन तीसरी भी निकाल दो, चलो ठीक है। तीसरी रिग्रेशन इक्वेशन है अपनी x3 की ऑन x1 एंड x2 पर, तो देखिए क्या बनाएंगे इसको, स्मॉल x3 इक्वल टू b3 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ 2, ये हो जाएगा x1, और यहाँ हमने लिखा 2.1 x2। ठीक है, ये इस तरह से आपने कर दिया, तो b3 1.2 इक्वल टू हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 3 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 1 मल्टीप्लाई r13 माइनस r13 और अब यहाँ 3 डिपेंडेंट वेरिएबल है तो 1 माइनस आर स्क्वायर 12। इसी तरह से b3 2.1 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 2 r, अब ये 3 2 या 2 3 एक ही बात है, 2 3 माइनस r13 और नीचे 1 माइनस आर स्क्वायर 3 डिपेंडेंट वेरिएबल है तो 1। तो अगर आप समझ लेते हो तो ये इतना ही आसान है, और इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, जो नहीं कि कंप्लीट इक्वेशन वाले आएंगे, आप इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपसे बच्चे रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए पूछे। इसी में ही एक दो चीजें और ऐड कर सकता है, मैं कह दूं कि इसका पार्शियल कोरिलेशन भी निकाल दो भाई, r12.3 भी निकाल दो भाई, 1 और 2 के बीच में कोरिलेशन 3 को कांस्टेंट करना है, तो ये है पार्शियल कोरिलेशन। तो ये कैसे निकालोगे, r12 माइनस r13 r23, ठीक है, r23 है भाई, नीचे अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर 13 1 माइनस आर स्क्वायर। इसी में कहता हूँ मैं मल्टीपल कोरिलेशन में निकाल दो इसका, 1 को डिपेंडेंट रखते हुए 1.23 निकालना है, तो कैसे निकालोगे भाई, ये भी कल आपको समझाया था, ये आएगा अंडर रूट में क्या था 1 2 1 के साथ, अब 1 डिपेंडेंट है, 1 के साथ जो जो भी बन सकता है 1 2 और 1 3, आर स्क्वायर 12 प्लस आर स्क्वायर 13 माइनस 13 है माइनस 2 करके सारे r12 r13 r23, और नीचे क्या आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़कर 1 माइनस आर स्क्वायर, ये इनका मल्टीपल कोरिलेशन निकल आएगा इनके बीच में। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, और अभी इसमें बहुत कुछ समझना बाकी है, अभी इसको हम एक्सेल पर भी करेंगे, कंप्लीट सीरीज के साथ करेंगे, लेकिन एक दिन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा, इसलिए आज आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो ये करनी है कि पहले ही काम तीनों रिग्रेशन इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। ये मैंने आपको तीनों रिग्रेशन इक्वेशंस लिखकर दिखाई है, ठीक है ना। मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन यहाँ से शुरू किया था मैंने बताया आपको कि हम एक्चुअल मीन से डेविएशन लेकर कर रहे हैं इनको, ठीक है, और ये किस तरह से हम निकालते हैं ये आपको तीनों रिग्रेशन इक्वेशन मैंने करके बताई है बारी बारी। तो आप तीनों रिग्रेशन इक्वेशन को लिख कर देखें, और हर रिग्रेशन इक्वेशन के दो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बनेंगे, ठीक है ना। उन दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को लिखने की प्रैक्टिस कर ले, इतना कर लें आप, और साथ साथ जो मैंने पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन आपको कल करवाए थे उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। ये सारा काम आप एक बार अच्छे से कर लें, उसके बाद हम कंप्लीट 3 सीरीज लेकर एक बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, उसमें फोरकास्टिंग भी करेंगे, और पॉसिबिलिटी हुई टाइम बचा तो साथ साथ फिर उसको एक्सेल पर भी करेंगे, ठीक है। तो इतना आप इसको एक तरह से होमवर्क समझ लीजिए, इतना काम आप करें, ठीक है। So do